हेलो एवरीवन, प्रयास एजुकेशन के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और नहीं किया तो अभी कर लीजिए ताकि आप साइंस को इजी और इंटरेस्टिंग रूप से पढ़ सकें। और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए हम हमारी पिछली क्लास के बारे में देखते हैं। हमने क्या पढ़ा था। हम स्टडी कर रहे थे सजीवों की संरचना के बारे में, तो स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, जिसके अंदर हमने कोशिका द्रव्य के कुछ कोशिकांक पढ़ लिए थे। जो हमारा लास्ट कोशिकांक था वो था लाइसोसोम। तो उसके आगे कुछ हमारे कोशिकांक शेष रह गए थे जिसके बारे में हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अंतःद्रव्य जालिका। अंतःद्रव्य जालिका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यह क्या होती है? यह होती है सूक्ष्म केंद्रीय कोशिकाओं का एक झिल्लीदार क्या होता है? कोशिकांग होता है, कोशिका अंग होता है। अर्थात कोशिका के केंद्रक तथा कोशिका कलय के मध्य सूक्ष्म नलिकाओं की जालिकाओं को अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। मतलब सूक्ष्म नलिकाओं की जालिका, छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। देखिए डायग्राम के थ्रू बताता हूं मैं आपको। ये हमारी देख लीजिए, ये जालिका बना ली हमने। ठीक है, इसके साथ पीछे एक और होगी, फिर आगे जाके यूं टर्न खा के फिर एक होगी। इस तरह से कई जालिकाएं पाई जाती हैं जिसको सूक्ष्म नलिकाओं की जालिकाओं को अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। यह इसकी भित्ति क्या होती है? एक झिल्ली की होती है। मतलब इसकी जो भित्ति बनी होगी वो क्या होगी? झिल्ली की बनी होगी। यह कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। इसके प्रकार का अध्ययन करते हैं हम, ये किस तरह की होती है और कैसी होती है, इसको वर्गीकृत किया गया है। चिकनी अंतःपदर्वी जालिका और खुरदरी अंतःपदर्वी जालिका। इसके अंदर दोनों के अंदर सिर्फ एक बात का अंतर होता है, वो होता है राइबोसोम की उपस्थिति का। जो चिकनी होगी उसके अंदर राइबोसोम नहीं पाया जाएगा, खुरदरी में राइबोसोम पाया जाएगा। ऐसा आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूं। मान लीजिए आप किसी सड़क पर जा रहे हैं, ये आपकी सड़क है, माना आपने ये सड़क होगी आपकी। अगर मैं इसके ऊपर बिल्कुल प्लेन सीमेंटेड आरसीसी करके उसकी बिल्कुल प्लेन कर दूं, मार्बल्स लगा दूं, तो क्या है इसके ऊपर आपको चलने में कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल प्लेन होगी, आप किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करेंगे। और उसी तरह मैं अगर इसके ऊपर छोटे छोटे जगह जगह पे पत्थर यूं 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 करके बिछा दूं तो आपको दिक्कत होगी। मतलब आपको एक यूं ऊपर नीचे खुरदरापन महसूस होगा। आपको चलने में यूं ऊपर नीचे करके खुरदरापन भी महसूस होगा। तो इसको क्या कह देते हैं? खुरदरी अंतःपदर्वी जालिका। ठीक है, तो चिकनी अंतःपदर्वी जालिका और के अंदर क्या होता है? राइबोसोम नहीं पाया जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जो चिकनी अंतःपदर्वी जालिका होगी उसके अंदर राइबोसोम अनुपस्थित होगा। राइबोसोम की उपस्थिति होगी तो वो कैसी हो जाएगी? खुरदरी। मतलब जो उसकी सतह है उसके ऊपर एक आपको मैंने एग्जांपल बताया है जो सड़क वाला, उससे याद रखिए कि चलने में अगर दिक्कत होती है तो वो जगह कैसी कहलाती है? खुरदरी। और अगर आप इस बिल्कुल प्लेन जगह पे चल रहे हैं, बिल्कुल प्लेन सड़क पे चल रहे हैं, तो वह कैसी है? चिकनी। राइबोसोम की उपस्थिति के बारे में बता दिया। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है इसके अंदर। ये देखिए, ये क्या होती है? ये जो हम देख रहे हैं, ये देखिए नली के रूप में पाई जा रही है, तो इसको क्या कह देंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको बताया था ना, ये नलियों के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये जो खुरदरा पदार्थ है हम इसको क्या नाम दे देते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम। ठीक है, और जो हमारा ये जो सिस्टर्नी किसको कहते हैं? जो कुंडलित संरचना पाई जाती है इसको क्या नाम देते हैं हम? सिस्टर्नी। जो सिस्टर्नी के अंदर ये जो गैप पाया जाता है, खड्डे से पाए जा रहे हैं, जिसके अंदर ये बहुत से घटक पाए जाते हैं, बहुत से एंजाइम्स पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? सिस्टर्नियल स्पेस के नाम से जानते हैं। और जो ये, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। ये मान लीजिए ये आपका कोई मग है, आपने एक मग लिया, उसके अंदर जो सोफे के अंदर डलती है या किस चीज़ के अंदर डलती है, स्पंज होती है ना, हम लोगों ने क्या किया? वो उसके अंदर डाल दी। अब मान लीजिए मैंने ये स्पंज इसके अंदर डाल दी, इतनी ये स्पंज डाल दी। ठीक है, ये नीचे तक मैंने स्पंज का टुकड़ा डाल दिया।
तो अब मैं क्या करता हूँ, इस स्पंज के अंदर मैं छोटे छोटे कई सारे छेद कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? छेद कर देता हूँ। ये देखिए, ये छेद हो गया, ये छेद है, ये छेद है, ये छेद है, कई सारे मैंने छेद कर दिए यूं यूं करके। तो इसको क्या नाम दे देंगे हम? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर के नाम से इसको जान लेंगे। और उसी प्रकार अगर मैं इसकी बाहर की ओर एक त्वचा सी और बना दूं, इसकी लेयर एक और बना दूं, तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? न्यूक्लियर एनवलप। इसको क्या नाम दे दिया हमने? न्यूक्लियर एनवलप, जो बाहर की ओर एक लेयर पाई जा रही है। तो अब हम बात करते हैं खुरदरी अंतःपदर्वी जालिका और चिकनी अंतःपदर्वी जालिका में अंतर की। देखिए, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका होती है, जो उसके अंदर क्या होता है? राइबोसोम क्या होता है? पाया जाता है। जबकि जो क्या नाम लेते हैं, हमारी चिकनी जो होती है उसके अंदर राइबोसोम अनुपस्थित होता है, राइबोसोम नहीं पाया जाएगा। ये खुरदरी क्या करती है? प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण करने में सहायता करती है, कार्य करती है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। और ये क्या करती है? वसा, लिपिड अणुओं का संश्लेषण का कार्य करेगी। मुख्य रूप से सिस्टर्न और कुछ नलिकाओं से बनता है। मतलब ये जो खुरदरी होती है, मतलब यूं यूं करके, आपको मैंने दिखाया था ना अभी, यूं वी शेप, देन यूं। तो ये क्या है? एक सिस्टर्न, इसको हम क्या नाम देते हैं? सिस्टर्न। इसको क्या नाम दे देते हैं? सिस्टर्न। सिस्टर्नी, इसको क्या नाम दे दिया हमने? सिस्टर्नी। क्या नाम दिया इसको? सिस्टर्नी। ठीक है। और ये क्या पुट्टिकाओं नलिकाओं से बनी होती है। जो ये जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है हमारी, ये देखिए, ये क्या है? ये नली समान संरचना से बनी हुई है। तो इसको हम क्या कह देते हैं? चिकनी। इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं पाया जा रहा। परंतु अगर हम बात करें इस चीज की, इसके ऊपर बहुत से राइबोसोम पाए जा रहे हैं, जो उसकी है, जिसको हमने क्या नाम दिया था? सिस्टर्नी। तो इसको हम क्या कह देंगे? खुरदरी। मुख्य कार्य की बात कर लेते हैं हम। अंतःद्रव्य जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तक कोशिका द्रव्य व केंद्रक के मध्य के पदार्थों का परिवहन का कार्य करती है। अब मान लीजिए आपको कहीं, ये एक राम है, श्याम है, कोई भी मान लीजिए, किसी का भी एग्जांपल ले लिए, एक शहर से दूसरे शहर तक जा रहा है, ठीक है, उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या चाहिए? कोई ना कोई साधन चाहिए, कोई किसी न किसी पे जाओगे, चाहे आप गाड़ी पे जाओ, साइकिल पे जाओ, बस पे जाओ, तो आप किसी न किसी साधन के जरिए ही जाओगे। तो इसका क्या करती है? रास्ता परिवहन, मतलब सहायता करती है कि भाई तेरे को जाना है तो मैं तेरे को जो चीज़ है प्रोवाइड कराऊंगी, आप उसके अंदर जा सकते हो। इसके अतिरिक्त क्या करती है? गोल्जी काय का भी निर्माण ये करती है। ठीक है, गोल्जी काय का निर्माण में भी क्या करती है? ये कार्य अपना करती है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं राइबोसोम होता क्या और इसकी खोज किसने की। राइबोसोम है जो क्लाड ने की, तथा इसको पेलेट ने इसका नाम दिया। क्या किया? क्लाड ने इसकी तो खोज कर ली कि हाँ भी मैं आपको खोज रहा हूँ, कोई चीज़ है, जैसे मैंने कोई पत्थर ढूंढा, ठीक है, मैंने और मेरे दोस्त ने पत्थर ढूंढा, तो उसका क्या हुआ? पत्थर क्या हुआ? खोज किसने की? हमने की। और बाद में और किसी को दे दिया मैंने, और उसने उसका नाम रख दिया, तो क्या हुआ? नामकरण किसने किया? उसने किया। ठीक है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की फैक्ट्री या कोशिका का इंजन किसे कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री या कोशिका के इंजन के नाम से आपको हमेशा याद रखना है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री या कोशिका का इंजन कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करता है। ये किस पर निर्भर करता है? आरएनए की मात्रा पर। अब मान लीजिए कोई छोटा जीव है, उसके अंदर आरएनए की मात्रा कम पाई जा रही है, ठीक है, और कोई बड़ा जीव है, उसके अंदर आरएनए की मात्रा ज़्यादा पाई जा रही है। छोटे जीव क्या होगी? प्रोटीन की भी आवश्यकता कम होगी, तो उसके अंदर ये क्या होंगे? बहुत कम पाए जाएंगे। और बड़े के अंदर क्या होती है? प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ये क्या होता है? पादप और जंतु दोनों के अंदर उपस्थित होता है। दोनों में क्या काम करता है? दोनों के अंदर काम सेम रहेगा, पाया दोनों में जाएगा और दोनों के अंदर काम भी इनका सेम रहेगा। क्या होता है? प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करता है। और अब हम इसकी बात कर लेते हैं आकार की।
पादप और जंतु कोशिका में इनका आकार भी बिल्कुल एक जैसा होता है। क्या होता है? 200 एंगस्ट्रॉम होता है। ये याद रखिएगा, इसका जो राइबोसोम है इसका आकार पादप और जंतु कोशिका में क्या होता है? 200 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसकी जो आकृति होती है या तो गोल 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 पाई जाएगी या चपटी पाई जाएगी। इसको भी हम आगे दो प्रकार से डिवाइड कर लेते हैं। क्या होता है? 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। देखिए 70S मतलब 70S प्रकार का जो राइबोसोम होगा वो किसके अंदर पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक, मतलब एक कोशिकीय जीव के अंदर क्या होएगा? 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। जबकि छोटा जीव है, जैसे मान लीजिए आज अमीबा लेते हैं। अमीबा क्या करता है? अपना जीवन एक कोशिका के सारे जीवित मतलब जीवन निर्वाह करता है, जीवन बिताता है अपना। तो उसके अंदर आरबीसी जो मतलब राइबोसोम होगा हमारा वो कितने एस प्रकार का होगा? 70S का। और यही बात हम कर लेते हैं किसी बड़े जीव की, जैसे गाय की या मनुष्य की बात कर लेते हैं। मनुष्य के अंदर क्या देखते हैं हम? जो राइबोसोम है वो क्या होता है? 80S प्रकार का, मतलब हम क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका। और अमीबा क्या है? एक कोशिकीय है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये बात हमेशा याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको कहते हैं? जिसके अंदर एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका, और जो बहु कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसको यूकैरियोटिक कोशिका। यह दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। यह आकार में बड़ी व दूसरे छोटी होती हैं। अब मैं इसका डायग्राम दिखाने से पहले आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि कैसी होती हैं ये। मान लीजिए ये मेरे पास क्या है? दो उप इकाइयाँ, ये बड़ी है ये छोटी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया? इसके साइड में डॉट 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 के रूप में ये होती है, ये भी डॉट के रूप में होती है। ये आपस में जुड़ी होती है, ठीक है। ये क्या होती है? आपस में जुड़ी हुई है। अब आपस में जुड़ी हुई है तो इनको कुछ ना कुछ तो अपने आप से जोड़े रखने के लिए कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज की आवश्यकता होगी। तो इस बंध को क्या कह देते हैं? मिथियोनिन। मिथियोनिन, इस बंध को हमने क्या कह दिया? मिथियोनिन। इस बंध को मिथियोनिन बंध क्यों कहते हैं? क्योंकि यह किससे मिलकर बना होता है? मिथेन से, ठीक है। और इसके अंदर से क्या होता है? आरएनए का स्थानांतरण होता है। अब हम देख लेते हैं राइबोसोम का डायग्राम। राइबोसोम दिखता कैसा है? ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बड़ा पार्टिकल्स, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसको हमने क्या नाम दे दिया? लार्ज। और जो नीचे छोटे वाला पाया जा रहा है उसको हमने क्या कह दिया? स्मॉल। पर इसके अंदर से एक जो मतलब एक आरएनए का स्थानांतरण होता है जिसको हम क्या कहते हैं? mRNA। इसको mRNA क्यों कहते हैं? इस M का मतलब होता है मैसेंजर, मतलब मैसेज का स्थानांतरण। एक आरएनए से दूसरे आरएनए तक मैसेज को लेके जाता है कि भाई चल भाई मेरे साथ चल तू, मैं तेरे को आगे ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके आगे हम बात करते हैं गोल्जी काय की। गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, जैसा कि ये अपने इनके वैज्ञानिक के नाम से पता लगता है कि किसने इनको खोजा होगा? कैमिलो गोल्जी ने। मतलब इनके नाम से कैसे पता लगा? क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई मैं सर ढूंढ रहा हूँ इसको, मैंने खोजा है तो मैं इसका नाम भी खुद ही रखूंगा। इन्होंने अपने नाम के ऊपर ही इसका नाम रख दिया गोल्जी। नाम किससे लिया गया? गोल्जी का एक गोल्जी कैमिलो गोल्जी से लिया गया है, ठीक है। और इन्होंने इसकी खोज कौन से साल में की? 1898 में कर ली थी इसकी खोज। गोल्जी काय में आशय रिक्तिकाएं व कुंडलित वलय प्रकार की संरचना पाई जाती है। अब जो मैंने आपको बताया था कुंडलित वलय, मतलब यूं करके यूं, ठीक है, ये बड़ी होगी, फिर इससे यूं करके यूं छोटी होगी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी। तो ये क्या होती है? कुंडलियों के रूप में पाई जाती है। सबसे पहले इसका अध्ययन किस में कर लिया था इन्होंने? कहा कि भाई जंतु कोशिका में सबसे पहले देखा गया कि गोल्जी काय पाया जाता है। यह एक चपटी मुड़ी हुई सिस्टर्नी का बना होता है। अभी मैंने आपको बताया कि चपटी मुड़ी हुई सिस्टर्नी को हमने किस चीज को सिस्टर्नी नाम दिया था? जो यूं करके यूं कई सारी मुड़ी हुई इसकी संरचनाएं पाई गई थी ना। यूं देखिए, ये एक सिस्टर्नी है, फिर इसके बाहर से दूसरी आ रही है, इस तरह से कई सिस्टर्नीज
मतलब कई संरचनाएं पाई गई थी जिसको हमने क्या नाम दिया था, सिस्टर्नी के नाम से जाना था। ये किसकी बनी होती है, सिस्टर्नी की बनी होती है। एक गोल्जिकाई में 3 से 7, यह कम से कम 3 होंगे और अधिक से अधिक 7 सिस्टर्नियां ही पाई जाएंगी एक गोल्जिकाई के अंदर। और सिस्टर्नी के बाहरी भाग नलिकाओं का बना होता है जिन्हें पुट्टिकाएं कहते हैं। ये नलिकाएं कैसी होती हैं, ये देखिए, ये नलिकाएं होती हैं यूं गोल, देख लीजिए, फिर हम मिटो देंगे। ये देखिए, ये गोल गोल सा आप पार्ट देख रहे हो, ये क्या, इनको क्या नाम देते हैं, नलिकाएं। इनको किस नाम से जाना जाता है, नलिकाएं। नलिकाओं की बनी होती है जिसको क्या कहते हैं, सॉरी, पुट्टिकाएं कहते हैं हम लोग। सिस्टर्नी के मैट्रिक्स में प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, एंजाइम, विटामिन। सिस्टर्नी का मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स मतलब खुला, मतलब वो भाग, जैसे ये सिस्टर्नी है मेरे पास, ठीक है, इसके अंदर जो ये खाली स्थान रह जाता है इसको हम क्या नाम दे देते हैं, मैट्रिक्स। इसको खाली स्थान को क्या कह देते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, इस खाली स्थान को हमने क्या नाम दिया, मैट्रिक्स, जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत से फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटॉन, एंजाइम, विटामिन, सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है, जो पादप कोशिका पादप होता है उसका मुख्य घटक क्या होता है, सेलुलोज होता है, जिससे जो मतलब लकड़ी आपने देखी होगी किसकी क्या होती है, वो सेलुलोज ही होती है। तो चलिए अब हम डायग्राम की बात करते हैं इसकी। अब ये देखिए, संक्रमण पुट्टिका, इसको हमने क्या नाम दिया है, गोल गोल मैंने आपको बताया था ना, इसको क्या नाम देते हैं, पुट्टिका। और इसको क्या नाम दे दिया, कुंडली संरचना को, सिस्टर्नी। और जो खाली स्थान है इसको ल्यूमेन, ल्यूमेन या मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। और अच्छा, आप एक बात बताइए मेरे को, जो नीचे वाली पुट्टिकाएं हो जाएंगी उसको क्या कह देंगे, स्त्रावी पुट्टिकाएं। इसको किस नाम से जान जाएंगे हम, स्त्रावी पुट्टिकाओं के नाम से जाने जाएंगी ये। और यहाँ से जो ये पार्ट है, ये देखिए, ये पार्ट है हमारा जो यहाँ पर है, इससे क्या हो जाती है, नई पुट्टिकाओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अब हम कार्य की बात कर लेते हैं कि जो कार्य है इसका क्या होता है। कोशिकीय पदार्थों के स्त्रावन एवं संचय, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना। और जो मतलब इसके पास, मान लीजिए मेरे पास कोई ब्रेड है, 4 पीस है ब्रेड के, ठीक है, 4 पीस है, उसके अंदर से 2 की मेरे को भूख है, या 2 मेरे को मेरे दोस्त को देने हैं, मैं उसको क्या कहूँगा, भाई तू 2 ले ले, 2 मेरे पास पड़े रहने, मेरे को आगे जरूरत पड़ सकती है। तो इसके लिए क्या होती है, ये बचा कर रखती है। यह कोशिका कला कोशिका भित्ति तथा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषित करने का काम करती है कोशिका भित्ति तथा कार्बोहाइड्रेट को, कि भाई तुम्हें मैं संश्लेषित कर दूंगी, तुम मेरे पास आओ। यह कोशिका में शर्करा, प्रोटीन व पैक्टिन का संश्लेषण का कार्य भी कौन करता है, कोशिकाओं में शर्करा, प्रोटीन, पैक्टिन के संश्लेषण का कार्य भी कौन करेगा, हमारा गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी करेगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे तारक केंद्र की। तारक केंद्र क्या होता है, तारक काय या सेंट्रोसोम, सॉरी तारक काय है, उसे तारक केंद्र नहीं है। इसकी खोज की थी बेंडेन ने की थी 1887 में। बहुत से लोग ये बता देते हैं कि इसकी बोवेरी ने की थी खोज, नहीं, आपकी एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है। इसकी खोज किसने की थी, बेंडेन ने की थी, 1887 के अंदर की थी। और जो तारक का नाम दिया था, बोवेरी ने इसको नाम दे दिया था 1888 में तारक काय। क्यों दिया था, क्योंकि ये किसकी जैसी आकृति का होता है, तारे की जैसी आकृति का होता है। अच्छा, तो ये जो तारक काय होता है, ये क्या होता है कि एक मतलब जंतु कोशिका में ही पाया जाएगा, पादप कोशिका में ये अनुपस्थित होएगा। और इसकी आकृति कैसी होती है, तारे की आकृति की होती है। और प्रत्येक तारक काय में 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं। प्रत्येक तारक काय में क्या होते हैं, 2 तारक केंद्र पाए जाएंगे, मतलब 2 तारक केंद्रों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तारक, एक तारक काय है, मान लीजिए मेरे पास स्टार है, तारक काय है, तो इसके अंदर मेरे पास कितने तारक केंद्र पाए जाएंगे, 2 तारक केंद्र पाए जाएंगे। दोनों तारक केंद्र एक दूसरे से लंबवत, यूं नहीं, यूं, देखिए यूं बेलन की आकृति में जुड़े रहते हैं आपस में, बिल्कुल, मतलब ये तो गैप आ गया इसके अंदर, ये देखिए, ये गैप भर दिया हमने, तो ये क्या हो गए, बेलन की आकृति में आपस में जुड़े रहते हैं। छोटे छोटे बेलनाकार रचनाओं के रूप में केंद्र के पास होते हैं।
प्रत्येक तारक केंद्र में तीव्र तंतुओं के 9 समूहों का बना होता है। जो तारक केंद्र होता है वो तीव्र तंतुओं के एक समूह से नहीं बनेगा, पूरे 9 समूह चाहिए उसको। क्या भाई मैं एक से नहीं, अकेला नहीं कुछ काम कर सकता। आज मेरे को लकड़ी तोड़नी है, लकड़ी तोड़ के लेके आनी है, सूखी लकड़ी को काटना है, तो आप अकेले काट लोगे? काफ़ी सारी लकड़ी हो नहीं ना, तो आपको क्या होगी, साथ की जरूरत होती। तो ये कहता है मेरे को भी साथ की जरूरत है, तो किसके कितने समूह चाहिए इसको? 9 समूह चाहिए। अपवाद, यह स्तनधारियों के आरबीसी में नहीं पाया जाता। जो स्तनधारी हैं, मान लीजिए आज हम देखते हैं स्तनधारी, मनुष्य का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मनुष्य की आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं में, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं जिसको हम इंग्लिश में, लाल रक्त कणिकाओं में क्या होता है, ये तारक के अंदर अनुपस्थित होता है। तारक के अंदर लाइपोप्रोटीन का बनी होती है। ये किसकी बनी होती है तारक के अंदर? लाइपोप्रोटीन की। देखिए कोई ना कोई चीज होती है, किसी न किसी चीज की आवश्यकता होती है। इसको क्या थी? प्रोटीन की आवश्यकता थी। जिस प्रोटीन का इसने यूज किया उसको हमने क्या कह दिया? लाइपोप्रोटीन के नाम से जान लिया। चलिए तो हम इसके डायग्राम को देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट हो जाए। देखिए ये मैंने आपको बताया था ये तारे की आकृति का होता है, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। ठीक है, सेंट्रल रोड मतलब HUB और स्पोक्स। ठीक है, और इसके अंदर हम देखें, अब बात करते हैं हमारे अगले डायग्राम की, जिसके तहत मैंने आपको बताया था। ये देखिए, इसको हमने क्या नाम दे दिया? सेंट्रोसोम। ये जो इसके अंदर कोशिका के अंदर पाया जाने वाला भाग है, इसको क्या कह दिया? सेंट्रोसोम। मैंने आपको बताया था ना, लंबवत रूप में ये जो होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं, केंद्रक के पास होते हैं। जो ये क्या है संरचना पाई जा रही है, ये क्या है? लंबवत रूप से केंद्रक के बिल्कुल पास पाई जाती है, और इसको बेलनाकार आकृति होती है। इसकी बेलन के जैसी आकार है। देखिए स्टार भी बना रहा है और बेलन जैसी आकार है। यूं देखिए कोई चीज है, मान लीजिए, सॉरी, मान लीजिए ये मेरे पास बेलन है। ठीक है, बेलन है मेरे पास ये, और इसके ऊपर जो आकृति बन रही है वो किसकी जैसी है? स्टार जैसी। ये स्टार जैसी आकृति बना रहा है, मतलब चारों सिरों से स्टार जैसी आकृति बना रहा है। तो ये बेलनाकार होता है, परंतु इसकी आकृति कैसी होती है? स्टार जैसी, तारे जैसी आकृति होती है। अब तारक काय के कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। तारक काय जंतु कोशिकाओं में तर्कु तंतुओं का निर्माण करती है। जो तारक काय होती है, जो जंतु मतलब एनिमल सेल्स होती है, तर्कु तंतु मतलब तर्कु तंतु मतलब स्टार जैसी आकृति तो होगी पर बेलनाकार होगी। वो तंतुओं का निर्माण करती है, बेसल बॉडीज प्रदान करती है। ये बेसल बॉडी भी प्रदान कर देगी, जो जिसमें सीलिया फ्लैजिला उत्पन्न होते हैं। जो सीलिया, और आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, सीलिया और फ्लैजिला का जो उत्पन्न होते हैं वो किस में होते हैं? बेसल्स बॉडी के अंदर होते हैं। जो सूक्ष्म जीवों में, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग होया हुआ है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, पाए जाते हैं, पाए जाने वाले गमन अंगों का निर्माण करते हैं। अच्छा, आप लगभग सभी जानते होंगे कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपना गमन किससे करते हैं? फ्लैजिला या सीलिया से। कुछ सूक्ष्म जीवों के अंदर क्या होता है? फ्लैजिला पाया जाता है, और कुछ में क्या होता है? सीलिया पाया जाता है। ये नहीं होता कि दोनों के अंदर एक ही चीज दोनों के अंदर पाया जाए। जैसे अमीबा का एग्जांपल ले लूं तो मैं क्या, अमीबा के अंदर ही सीलिया पाया जाए, अमीबा के अंदर फ्लैजिला पाया जाए, ऐसा कभी नहीं होता। चलिए तो हम अंतर की बात करते हैं कि जो सीलिया है और फ्लैजिला है उनके अंदर मुख्य अंतर क्या क्या होते हैं। मैंने कुछ मुख्य अंतर बता रहा हूं मैं आपको, ये हमेशा याद रखिएगा। या आगे आप अगर साइंस लेते हैं तो साइंस के अंदर आपके लास्ट तक ये एक चीज़ें काम आने वाली चीज़ है, जिसको मैं अंतर के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्या होते हैं? सीलिया होते हैं जो किसी के अंदर भी पाए जाएंगे, वो क्या होंगे? संख्या में अधिक। और फ्लैजिला मतलब अगर कोई चीज़ छोटी है तो वो गमन, अगर मान लीजिए कोई चीज़ छोटी सी है, उसको गमन करने का, अगर किसी बड़े जीव को गमन कराना है तो वो क्या करेगी? बहुत सारी संख्या में पाई जाएगी। जबकि फ्लैजिला क्या होते हैं? बड़े हैं, तो उसको गमन कराने के लिए कम की आवश्यकता होती है। इसका आकार क्या होता है? 5 से 10 माइक्रोमीटर के अंदर होता है। ठीक है, जिसको हम माइक्रो को किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। क्या होता है? म्यू। इसको किससे प्रदर्शित कर रहे हैं हम? म्यू से। और फ्लैजिला का आकार कैसा होता है? 100 से 200 माइक्रोमीटर के मध्य होता है।
और सामान्यतः संपूर्ण शरीर की पर विकसित होते हैं। जो सीलिया होते हैं वो क्या होते हैं, पूरे शरीर के ऊपर छोटे 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 पाए जाएंगे, जबकि जो फ्लैजिला है आगे वाले पार्ट्स के अंदर ही पाए जाएंगे, जो गमन कराने में मदद करते हैं। प्रसर्पी या लोपन के समान गति करते हैं। लोलक आपने पेंडुलम सुना है, घड़ी के अंदर आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी के अंदर एक कई बड़ी घड़ियों के अंदर नीचे घंटा सा लगा होता है, यूं 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 यूं। वो घंटा गति कैसे करता है, यूं। आपकी मान लीजिए घड़ी है, इसके यहाँ ये पेंडुलम लगा हुआ है, तो वो यूं कभी यूं कभी यूं कभी यूं इस तरह से गति करता है ना वो घंटा जो लगा होता है। तो ये क्या करते हैं, पेंडुलम की तरह गति करते हैं। और ये जो होते हैं ये किस किस तरह गति करते हैं, तरंग की तरह। ये किसकी तरह गति कर रहे हैं, तरंग की तरह गति कर रहे हैं। ये प्रचलन, भोजन, परिसरण आदि करते हैं। ये केवल प्रचलन मतलब चलने के लिए काम करते हैं। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं अब रिक्तिका मतलब वैक्यूल्स, जो खाली मतलब बुलबुले के जैसा होता है। ये बहुत अच्छी स्ट्रक्चर होती है इसकी। इसकी खोज किसने की थी, स्पेलेंजिनी। किस तरह याद रखना है, स्प्लेंजनी। क्या नाम हो गया इसका, स्प्लेंजनी। खोजकर्ता कौन थे इसका, ये याद रखने वाली बात है, स्प्लेंजनी। और जो कोशिका को कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म अथवा बड़े बुलबुले के समान, ये जो होते हैं बड़े बड़े यूं बुलबुले, आपने कभी देखा होगा कि जब कोल्ड ड्रिंक देखते हैं उसके तो बुलबुले छोटे होते हैं, गिलास में डाल ले आपने, कुछ बुलबुले बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं, तो ये बड़े बुलबुलों के समान ही उनके मान लीजिए वो बुलबुले ही क्या है, रिक्तिका है। ठीक है, रिक्तिका एक झिल्ली द्वारा आवृत होती है, मतलब इसके बाद जो ये मान लीजिए ये मेरी रिक्तिका है, तो इसके जो बाहर होएगी एक झिल्ली मतलब परत पाई जाएगी, वो एक दीवार सी पाई जाएगी, जिससे क्या होती है ये कवर्ड रहती है, कोई इसको हानि ना हो जाए, जिसे टीनोप्लास्ट किसको कहते हैं, जो रिक्तिका के बाहर एक झिल्ली सी पाई जाती है उसको हम क्या कह देते हैं, टीनोप्लास्ट। कोशिका में उपस्थित द्रव में को कोशिका रस कहते हैं। अब जो किसी भी कोशिका, जो कोई भी कोशिका है, चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो, उसके अंदर क्या होता है, द्रव पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पादप कोशिका रस के नाम से जानते हैं। कोशिका रस में जल, उत्सर्जी पदार्थ व अन्य अनुपयोगी उत्पाद पाए जाते हैं। देखिए जो कोशिका रस होता है, कोशिका रस नहीं है ये, रस है। कोशिका रस में जल, उत्सर्जी पदार्थ व अन्य अनुपयोगी उत्पाद पाए जाते हैं। कोशिका रस के अंदर क्या होते हैं, कुछ उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं और कुछ अनुपयोगी, मतलब जो उपयोग बहुत कम उपयोग में आते हैं वो पदार्थ भी उसके अंदर पाए जाते हैं कि भाई हमें रहने को स्थान चाहिए, हमें रहने को जगह दे दो। यह कोशिका में सफित बनाए रखते हैं। सफित मतलब यूं होता है कि कोशिका के अंदर प्रेशर दे रखते हैं। आज अगर मैं मान लूँ ये है मेरे पास पेड़ है कोई, ठीक है, इसके ऊपर यूं करके यूं पेड़ है मेरे पास, ये इसकी जड़ें हैं। क्या आप पेड़ के अंदर पानी ऊपर पत्तियों को देते हैं, नहीं ना, जड़ों को देते हैं आप पानी दे रहे हैं यहाँ जड़ों को पानी दे रहे हैं आप, इस आपके स्टैंड से किसी से भी चीज से पानी दे रहे हैं आप, तो आप जड़ों से पानी दे रहे हैं, तो क्या वो पानी है जो सिर्फ जड़ों में रहता है? ऐसा तो कभी नहीं होता। आपने कभी सुबह सुबह उठ के देखना, कभी भी जब भी कोई पेड़ होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं उसके ऊपर छोटी छोटी बूंद सा पानी की बूंदें आई होती है, वो पानी कहाँ से आता है, वो जड़ों से ऊपर खींचती है, मतलब प्रेशर, इतना प्रेशर जनरेट कर देती हैं, इतना प्रेशर बना देती हैं जिससे पानी ऊपर पहुंच जाता है, जिस दाब को हम क्या कहते हैं, सफित दाब बनाए कहते हैं। और इस स्थिति को क्या कहते हैं, सफित स्थिति कहते हैं। कोशिकाओं को कैसे बनाए रखती है, सफित बनाए रखती है। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, अगर वैक्यूल बड़े होंगे तो ही तो पानी ऊपर जाएगा, परंतु जंतु कोशिका में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी का दिन है, तो क्या होता है, पानी के पसीना हमें आता है, और सर्दी के अंदर क्या आपने देखा है, पसीना आता है, बहुत कम चांस होते हैं ना पसीना आता है, तो क्या होता है, जो पादप कोशिकाएं है उसके अंदर तो पानी की जरूरत होती है, मतलब ऊपर चढ़ाने के लिए, ऊपर पादपों जो भी पार्ट है, तना है, पत्तियां हैं, उन तक शाखाएं हैं, उन तक पानी पहुंचाने के लिए उसको क्या जरूरत होती है, एक
दाब की जरूरत होती है जिससे वो ऊपर पहुंच सके, तो उस दाब को क्या कहते हैं, सफित दाब कह देते हैं। और जो इसका अगर रिक्तिकाएं बड़ी होंगी तो सफित दाब भी अधिक होगा। तो हम डायग्राम देख लेते हैं इसका। जो ये है, मैंने आपको बताया था कि ये बुलबुले की आकृति का होता है। बुलबुला मतलब आप लोग कोई गुब्बारा लीजिए, गुब्बारा नहीं, आप पानी डालते हैं, कोई पानी डालिए किसी बर्तन में, एकदम से सरफ वाला पानी डालिए, सरफ के अंदर क्या होते हैं, बुलबुले से उठने लग जाते हैं, उठते हैं ना वो बुलबुले, वैसे ही इसकी आकृति बन जाती है। अब हम देख लेते हैं जो ये कोष्ठ केंद्रक होता है, मतलब ये होता है, इसके अंदर वैक्यूल्स कहाँ कैसे होते हैं। डायग्राम को मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए, आप लोग ये देख रहे होंगे, मैं कलर चेंज कर लूँ, ये देखिए पेन का, ये देखिए, ये जो है ये क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। और बाकी तो मैंने आपको बताया, ये क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये होगी, ये क्या होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये समूथ होगी, ये क्या होगी, गोल्जी बॉडी हो गई। इस तरह सारी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। उम्मीद है, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे के टॉपिक्स अगली क्लास में देखेंगे। अगर आप लोगों को ये हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक का बटन दबाना मत भूलिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को साथ साथ औरों को भी बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। और आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ हम अपनी अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।